सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 14 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और 14 जनवरी को मकर संक्रांति भी होती है। हैप्पी मकर संक्रांति। बचपन में हमने आप सबने खूब पतंगे उड़ाई है। इस दिन का हम सभी बेसब्री से इंतजार करते थे, खास तौर पर लड़के। लेकिन अब आप सब लोग बड़े हो चुके हैं और अब आप लोगों का एक लक्ष्य है कि जब तक हम जॉब नहीं ले लेते, संडे मंडे फेस्टिवल मकर संक्रांति जो भी है, होली दीपावली, सब एक समान है हमारे लिए। तो कोई छुट्टी नहीं, एक रेगुलर डे की तरह इसको रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहले प्रश्न में पूछ रहे, अभी हाल ही में जोरान मिलोनोविक को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुन लिया गया है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे क्रोएशिया। तो राष्ट्रपति जोरान मिलोनोविक को, यूरोपीय देश है ये क्रोएशिया, और इसके राष्ट्रपति के रूप में 5 साल के लिए फिर से चुन लिया गया। पहली बार वो 2020 में क्रोएशिया के राष्ट्रपति बने थे। अब मैं आपको क्रोएशिया ले चलता हूं। पहले ये रहा मैप में क्रोएशिया। कैपिटल जरूर याद रखना, कैपिटल जैग्रेब होती है, करेंसी यूरो है। प्रेसिडेंट फिर से बन गए जोरान मिलोनोविक, और कुछ समय पहले यहाँ के प्रधानमंत्री बने थे आंद्रेज प्लेंकोविच। और आपको बता दूं, क्रोएशिया ये 2013 में यूरोपीय संघ में शामिल हुआ था और 2023 को यूरो करेंसी को अपनाने वाला ये 20वां नवीनतम सदस्य देश बना था। अब इसी तरह से 2024 में जिन देशों में नए प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट बने, इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको अपॉइंटमेंट्स करवाता हूं। जैसे कि देखो, अभी बोत्सवाना के राष्ट्रपति बने थे डूमा बोको, मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम, एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11वें प्रेसिडेंट मसातो कांडा, वियतनाम के राष्ट्रपति लुआंग कुआंग, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो, श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या और प्रेसिडेंट अनुराग कुमारा दिसानायक है, अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल मजीद तेब्बोने, थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंटोक टार्न शिनावात्रा, ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री कामिल मद्दोरी, एस्टोनिया के प्रधानमंत्री क्रिस्टन मिशेल, ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियान, यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक शूफ, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, आइसलैंड के राष्ट्रपति हल्ला टॉमस डॉटर, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शियनबाम, लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतानास नौसैद, चाड के प्रधानमंत्री अल्लामाय हलीना, चाड के राष्ट्रपति मोहम्मद इदरिस देबी और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा बने थे। तो इस तरह से 21 देशों के नए प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट जो भी नए बने वो हमने रिवाइज कर लिए यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क कर लेना, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। क्या है प्रश्न कि कश्मीर में जेड मॉड सुरंग या सोनमर्ग सुरंग की लंबाई कितनी है, जिसका भी मोदी जी ने उद्घाटन कर दिया? तो आंसर होगा 6.5 किलोमीटर। तो अभी मोदी जी ने 13 जनवरी 2025 को जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के सोनमर्ग इलाके के गगनमीर में जेड मोड सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन कर दिया है। ये सुरंग, ये टनल समुद्र तल से 2600 मीटर यानी 8652 फीट की ऊंचाई पर बनी है। एक्चुअली में बर्फबारी की वजह से श्रीनगर से सोनमर्ग हाईवे जो 6 महीने तक बंद रहता था, इस टनल के बन जाने से लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी। इस टनल की लंबाई की बात करें तो 6.5 किलोमीटर लंबी ये 2 लेन टनल है। इसे जेड मोड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सड़क जेड आकार के हिस्सों को बाईपास करती है। बनाने में लागत आई 2400 करोड़ रुपए। इसका निर्माण 2015 में शुरू हुआ था, जो अभी 2024 में पूरा हुआ। तो इस सुरंग से जितने भी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बता दिए हैं। अब इसी तरह से 2-4 प्रश्न में टनल से, सुरंग से संबंधित आपको और बताता हूं, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वो वाले प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि भारत का सबसे लंबा रोड टनल कौन सा है? तो आंसर होगा चेनानी नाशेरी सुरंग, जिसे अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कहते हैं, जम्मू कश्मीर में आपको मिलेगी। और ये प्रश्न एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और आप में से नए स्टूडेंट जरूर कह सकते हैं कि 3 बार, आपको कैसे पता 3 बार पूछा गया? तो पुराने स्टूडेंट्स को तो पता है, जो रेगुलर है उनको पता है कि मॉर्निंग में आपकी ये जिस तरह से करंट अफेयर्स की क्लास आती है, इवनिंग में PYQ क्लास में आपके लिए लेकर के आता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली। तो जो मॉर्निंग में हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, उन करंट अफेयर्स से जिस तरह के स्टैटिक प्रश्न बन सकते हैं और जो अभी तक स्टैटिक प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में मैं आपको वहां पे करवाता हूं। तो जब इस क्लास के मैं आपको MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं आपको वहां पे शो करूंगा, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि देख लो ये वो प्रश्न है जो मैंने आपको बताया था, इस एग्जाम में भी आया, इस एग्जाम में भी आया, इस एग्जाम में भी आया है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कह रहा हूं। और इतना ही नहीं, ये एशिया की सबसे लंबी बाई डायरेक्शनल हाईवे टनल भी है, जिसकी लंबाई है 9.28 किलोमीटर। अच्छा, ये तो भारत की सबसे लंबी रोड टनल हो गई।
अगर रेलवे टनल की बात करेंगे तो भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल कौन सी है? देखो अभी तक तो इसका उत्तर हुआ करता था पीर पंजाल रेल सुरंग जो जम्मू कश्मीर में है, जिसकी लंबाई है 11.2 किलोमीटर। लेकिन 2024 में हमने पढ़ा 2024 की शुरुआत में कि मोदी जी ने ही जम्मू में भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन कर दिया। उसका नाम T50 है, जिसकी लंबाई 12.77 किलोमीटर है। तो ये प्रश्न भी याद रखना। अब इसका उत्तर पीर पंजाल नहीं होगा, T50 होगा, क्योंकि इस तरह का प्रश्न भी एक बार NTPC CBT के एग्जाम में आया था। और क्या प्रश्न बन सकता है? अटल टनल आपने पढ़ा होगा, रोहतांग सुरंग जिसको कहते हैं हिमाचल प्रदेश में, उसका नाम अटल जी के नाम पे अटल टनल हो गया। इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर और ये 3000 मीटर यानी कि 10,000 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है। अच्छा, यहाँ पे तो हमने टनल सुरंगों की बात की है। अगर मैं ब्रिज से संबंधित दो प्रश्न आपसे पूछूं कि देश का सबसे लंबा सी ब्रिज कौन सा है, तो आंसर करना अटल सेतु है, जिसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर, मुंबई में आपको मिलेगा। और अगर नदी पुल की बात करूं, यहाँ पे हमने सी ब्रिज की बात करी थी, अगर रिवर ब्रिज की बात करूं, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है, तो डॉक्टर भूपेन हजारिका पुल या डोला सादिया ब्रिज जिसको कहते हैं, असम में आपको मिलेगा। 9.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है ये। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में DRDO ने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च की है, उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा हिम कवच। तो अभी DRDO ने सियाचिन और लद्दाख बॉर्डर पर भीषण ठंड में तैनात हमारे सैनिकों के लिए एक नई यूनिफॉर्म लॉन्च की है और इसका नाम इन्होंने हिम कवच रखा है। ये यूनिफॉर्म 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर -60 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। हिम कवच ये क्लोथिंग सिस्टम है जिसे कई लेयर की ड्रेसेस मिलाकर के तैयार किया गया है और इन सभी लेयर्स को गर्मी पैदा करने के लिए इंसुलेशन सिस्टम के मुताबिक बनाया गया है। इस हिम कवच को मॉड्यूलर डिजाइन दिया गया, जिसके चलते जवान इसमें मौसम के मुताबिक लेयर को हटा सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। अगर ज़्यादा ठंड है तो लेयर के ऊपर लेयर पहन लो और कम है तो लेयर हटा दो। मतलब यूँ समझो कपड़े के ऊपर कपड़ा, जैसे हम नहीं पहनते क्या, अंदर बनियान पहन लेंगे, फिर उसके ऊपर टी-शर्ट पहन लेंगे, फिर उसके ऊपर इनर डाल लेंगे, फिर और सर्दी लग रही है तो कोई जैकेट और डाल लेंगे, और ज़्यादा सर्दी लग रही है हुडी डाल लेंगे, फिर और ज़्यादा सर्दी लग रही है शॉल डाल लेंगे, और ज़्यादा सर्दी लग रही है कंबल डाल लेंगे। तो लेयर के ऊपर लेयर, मतलब मौसम के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं और ये कंफर्टेबल भी है। तो इसे DRDO के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेज ने तैयार किया है। अब DRDO की बात करें, देखो DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 1958 में। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नई दिल्ली में। अभी 1 जनवरी को इसका स्थापना दिवस भी होता है, 1 जनवरी 1958 को स्थापना होती है। चेयरमैन समीर वी कामत है। अगर पहले चेयरमैन पूछेंगे तो आंसर हो जाएगा दौलत कोठारी। मोटो होता है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज, यानी कि बलस्य मूलम विज्ञानम। और DRDO से संबंधित और भी प्रश्न मैं आपको करवाऊं तो अभी DRDO ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया था, उसका नाम गौरव है। सुखोई 30 MK जेट से इसका परीक्षण किया था। उसके अलावा DRDO इसने अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया चांदीपुर उड़ीसा से। अग्नि 4 ये न्यूक्लियर कैपेबल इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये सरफेस टू सरफेस वॉर करने वाली मिसाइल है जिसकी रेंज 4000 किलोमीटर से ज्यादा है। उसके बाद DRDO ने अग्नि 5 का भी सफल परीक्षण किया था जी के ये MIRV टेक्नोलॉजी से लेस है, मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री, मतलब एक बार इसको लॉन्च करोगे कई सारे टारगेट को ये हिट करेगी। और इसका जो परीक्षण किया गया मिशन दिव्यास्त्र के अंतर्गत किया गया। उसके अलावा DRDO ने भी हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट को डेवलप किया था IIT दिल्ली के साथ मिलकर के। उस जैकेट का नाम अभेद है। अभेद मतलब होता है एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट। वैसे DRDO ने अभी वशोराद जो कि एक क्या है, कम दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको भी तैयार किया जिसकी रेंज 6 किलोमीटर है। तो DRDO से ये सब प्रश्न हमने करंट अफेयर्स में पढ़े थे, हमने एक साथ यहाँ पे रिवाइज करे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने 12 जनवरी 2025 को स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन को शुरू किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो अभी मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, अभी इन्होंने राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर भोपाल में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन को शुरू किया है। इस मिशन को शुरू करने का उद्देश्य क्या है
कि राज्य सरकार ने कहा कि इस मिशन के अंतर्गत वो 2028 तक 70% से अधिक युवाओं को रोजगार देगी। राज्य के सभी युवाओं को 2030 तक 12वीं तक की शिक्षा पूरी कराएगी। पिछले 3 सालों में जो पद खाली रहे उन्हें लोक सेवा आयोग के माध्यम से एक ही साल में भर देगी। तो ये सब काम इस मिशन के अंदर ये करने वाली है। अच्छा, इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने भोपाल में स्वामी विवेकानंद जी की दुनिया की सबसे बड़ी 3D रंगोली का भी उद्घाटन किया, जिसको बनाया किसने है? शिखा शर्मा जोशी ने बनाया है। और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था कि इनकी जयंती को ही हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी को। और अगर आपसे पूछा जाए ना कि इनका नाम क्या था, इनका जन्म कोलकाता में हुआ था, इनका नाम था नरेंद्र दत्त। ये नाम इनका एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इस बार के राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या थी? यूथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। अब वैसे बात यहाँ पे मध्य प्रदेश की है, तो मैं आपको ले चलता हूँ मध्य प्रदेश में। ये रहा मैप में एमपी। एमपी की कैपिटल भोपाल हो गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव, गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल। यहाँ का राजकीय पशु बारहसिंगा हो गया, पक्षी है दूधराज, वृक्ष है बरगद, खेल है मल्लखंभ, पुष्प है सफेद लिली और यहाँ की राजकीय मछली महशीर है। उसके अलावा कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न पड़े यहाँ से। तो ग्वालियर को यूनेस्को के संगीत शहर के रूप में चुना गया। सांची ये देश की पहली सोलर सिटी बना। बायो सीएनजी संयंत्र वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला लाल टिप्पारा गौशाला का उद्घाटन किया गया ग्वालियर में। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किसे किशोर कुमार सम्मान 2023 मिला? राजकुमार हिरानी को। और मिस इंडिया 2024 का खिताब निकिता पोरवाल ने जीता था, ये उज्जैन से है। उसके अलावा मध्य प्रदेश कैबिनेट ने राज्य सेवाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत नौकरी आरक्षण को मंजूरी दी? 35%। देश का 57 नंबर का टाइगर रिजर्व ये रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना और ये राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बन गया। और मोदी जी ने भी केन बेतवा लिंक्ड परियोजना की आधारशिला रखी थी मध्य प्रदेश के खजुराहो में। ये देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। इससे एमपी और यूपी दोनों को फायदा होगा। और 31वीं अभी राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन हुआ भोपाल में, तो ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 11 जनवरी को। तो हर साल 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस यानी कि नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ जागरूकता पैदा करना, अवेयरनेस बढ़ाना। इसको मनाने की शुरुआत 2007 में हुई थी। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, इस तरह के 2 प्रश्न आपको एग्जाम में मिल सकते हैं या एग्जामिनर पूछ सकता है जहां आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस है जो 11 जनवरी को मना रहे हैं। एक होता है विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, ये 30 जुलाई को होता है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग दिवस है, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं हो इसलिए मैं एक साथ आपको बता रहा हूं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मानव तस्करी और जबरन श्रम ये दंडनीय अपराध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 23। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। और इसके अलावा ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि मानव तस्करी विधेयक यानी कि बिल ये किस वर्ष अधिनियमित किया गया था यानी कि कानून बना था? तो आंसर होगा 2018 में। और ये विधेयक सभी प्रकार के तस्करी की जांच तथा तस्करी के पीड़ितों के बचाव, संरक्षण और पुनर्वास के लिए कानून बनाता है। ये दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो इनको अभी याद रख लेना। हमारी PYQ सीरीज में ये प्रश्न मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, तो ऑप्शन देख करके फिर आप कंफ्यूज मत हो जाना, वहां पे उत्तर आप ही को लगाना होगा। तो वहां गलत नहीं करना है, इसलिए अच्छे से ध्यान रखना है इनको। हम अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न देखें नहीं, डे वाला प्रश्न है। तो जनवरी में अभी तक कौन कौन से डेज हमने बनाए वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। कल मैंने आप लोगों को डेज रिवाइज नहीं करवाए थे, आप लोगों को लिखने के लिए बोला था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में डेज लिखे, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने लिखा, मेहनत करी, तो इससे उनको फायदा भी मिलेगा, उनको याद हुए होंगे वो। अब एक बार मेरे साथ साथ भी बोलेंगे। तो 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे होता है, DRDO दिवस भी होता है। 2 जनवरी को वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे, 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे, 5 जनवरी को राष्ट्र पक्षी दिवस, 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती होती है, प्रकाश वर्ष के नाम से भी जानते हैं। हर साल अलग अलग दिन होता है ये, लेकिन इस बार 6 जनवरी को है। और 6 जनवरी को ही विश्व युद्ध अनाथ दिवस, वर्ल्ड वॉर ऑर्फन डे होता है। 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। आज हमने देखा 11 जनवरी राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस और 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस होता है। तो अभी तक के ये दिवस है, इनको ध्यान में रखना। तो पूरे महीने मैं आपको इसी तरह से बार बार रिवाइज कराऊंगा। जब भी डे वाला प्रश्न आएगा तो
तो इतनी बार मैं आपको रिपीट करवा दूंगा कि एंड होते होते, महीना एंड होते होते ये आपको याद होने लगेंगे। तो मेरे साथ साथ बोला करो बस। अभी हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और रेगुलर रहा करो। रेगुलर नहीं रहोगे तो दिक्कत फिर आपको रहेगी। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 2026 में सांसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन, इसके मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर हो जाएगा भारत। तो अभी हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, अभी उन्होंने ही घोषणा की है कि भारत 2026 में सांसदों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसे अंग्रेजी में बोलेंगे तो कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। और इस सम्मेलन में संसदीय प्रक्रियाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस सम्मेलन में भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और समावेशी शासन को प्रदर्शित किया जाएगा। भारत चौथी बार इसकी मेजबानी कर रहा है, ध्यान में रखना। इससे पहले भारत ने 1970-71 में, 1986 में और 2010 में इसकी अध्यक्षता कर चुका है। अब 2025 में फिर से कर रहा है। 28वां संस्करण है इस सम्मेलन का। अच्छा, अब यहाँ पे भारत से ही संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, जिनमें भारत न्यूज में था। देखो, भारत को 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष बनाया गया था। 2024 में ही यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता भारत में हुई थी, पहली बार नई दिल्ली में हुआ। 2024 में वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली की मेजबानी भारत ने की। 2025 में FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा भारत। और भारत ने 2024 में ही 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक की मेजबानी की थी कोच्चि, केरल में। उसके अलावा वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, यह भी फरवरी 2025 में होगा भारत में, नई दिल्ली में। पहली बार इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। और तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी ये भारत ने की थी वर्चुअली। पहले बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन 2024 में भारत में हुआ था, नई दिल्ली में। उसके अलावा नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन भारत में हुआ था। नेचर के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश भारत को बताया। अमेरिका के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में कौन सा देश शामिल हुआ? तो भारत है। 2025 में पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा भारत। भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब, जिसका मुख्यालय पेरिस में है, उसमें शामिल हुआ। और भारत ने ट्रैकोमा को समाप्त कर दिया। ट्रैकोमा ये जीवाणु संक्रमण एक रोग है, आंखों को प्रभावित करता है। जीवाणु मतलब होता है बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस। ठीक है, तो भारत से संबंधित ये सारे पॉइंट्स हमने देखे। इन सब कारण से भारत न्यूज में था पिछले साल, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना। तो अभी स्मृति मंधाना ने आयरलैंड के खिलाफ 41 रन की पारी खेल करके वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाली वो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। इसके अलावा आप कह सकते हो कि वनडे में 4000 रन बनाने वाली वो टोटल पूरे विश्व में 15वीं प्लेयर बन गई है और भारत की दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई है, क्योंकि पहली तो मिताली राज थी। लेकिन अभी आप कहोगे प्रश्न में तो मैंने कहा कि वो पहली भारतीय बन गई है, तो मैंने कहा है बुरा प्रश्न पढ़ो कि 4000 रन बनाने वाली सबसे तेज पहली भारतीय कौन बन गई है। वैसे तो दूसरी बनी है, लेकिन सबसे तेज अगर पूछोगे तो वो यही है। उन्होंने 95 मैच खेल करके ये उपलब्धि हासिल की है। तो इसी तरह से हमने कहा 100 से कम पारियों में ये उपलब्धि हासिल करने वाली वो पहली भारतीय महिला बन गई है। वैसे मिताली राज 7805 रनों के साथ महिला वनडे में भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी है। और स्मृति मंधाना से याद आएगा, हमने पढ़ा था कुछ समय पहले कि एक कैलेंडर ईयर में, यानी कि 2024 वाले में, सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली वो दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनी थी। कितने शतक लगाए थे? 4। चलो, क्रिकेट से ही और कुछ संबंधित प्रश्न मैं आपको बताऊं जो हमने करंट अफेयर्स में पढ़े। जैसे कि BCCI ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया था बेंगलुरु में, उसका नाम रखा BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 594 पारियों में सबसे तेज 27,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी बने थे विराट कोहली। वुमेन्स T20 क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली सबसे यंग प्लेयर बनी थी शेफाली वर्मा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने थे जो रूट। ICC अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बनी थी शलीमा इम्तियाज। 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय बने विराट कोहली।
आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय ये डायना एडुल्जी हैं, तो दूसरी भारतीय बन गई नीतू डेविड। इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक मैच खेलने वाली महिला खिलाड़ी सुजी बैट्स है, न्यूजीलैंड की है। कितने मैच खेले? 334। और छठवें एसीसी मेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2024 का आयोजन ये कहाँ पे हुआ? ओमान में हुआ था, जिसको अफगानिस्तान ने जीता था श्रीलंका को हरा करके। तो ध्यान रखना ये। अच्छा, आप लोग मुझे बताना कि बीसीसीआई के अभी सचिव कौन बन गए हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में जारी टॉम के ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बना? तो आंसर होगा कोलकाता। पिछले साल बंगलुरु था भारत में टॉप पर, इस बार कोलकाता टॉप पर है। तो टॉम के ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार कोलकाता ये भारत में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बन गया है। इस रिपोर्ट में बताया कि कोलकाता में ड्राइवरों को 10 किलोमीटर की दूरी तय कवर करने में औसतन एवरेज 34 मिनट और 33 सेकंड का समय लगता है। तो भारत में सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में बात करें तो भारत में अगर इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों की बात करें तो पहले स्थान पे कोलकाता है, फिर बंगलुरु, फिर पुणे, फिर हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई ऐसे रखा है। अच्छा, पूरे वर्ल्ड में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर किसे बताया? तो कोलंबिया का बैरंक्विला 16.58 किलोमीटर प्रति घंटे की सबसे धीमी औसत गति के साथ इस लिस्ट में टॉप पर है। मतलब 1 घंटे में आप इतनी एवरेज डिस्टेंस को कवर कर पाओगे यहाँ पे। पिछले साल इसमें टॉपर लंदन था। ठीक है, तो टॉम इंडेक्स है ये। भारत में कोलकाता टॉप पर और पूरे विश्व में कोलंबिया का बैरंक्विला। अब ये रैंकिंग वाला इंडेक्स है, तो आज मैं आपको रैंकिंग रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ। अभी 2-3 दिन पहले मैंने 2024 की सारी इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स आपको रिवाइज करवाई थी। आज एक काम करते हैं, कोलकाता से कुछ प्रश्न मैं आपको करवाता हूँ कि कोलकाता भी किन किन कारण से न्यूज में था। एक तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो, ये कोलकाता मेट्रो है, किस नदी के नीचे चल रही है? हुगली नदी के नीचे। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी आंसर होगा। और कोलकाता मेट्रो आपको याद है 2010 में भारतीय रेलवे का 17वां रेलवे जोन भी बना था। अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कोलकाता ही है। भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कोलकाता में ही किया गया था। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 1778 में अंग्रेजों ने भारत में कहां पर पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की थी? तो आंसर यही होगा, कलकत्ता। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। अच्छा, ये प्रश्न भी देखो, अच्छा प्रश्न है कि भारत में पब्लिश होने वाला पहला न्यूज़पेपर कौन सा था? तो सबको पता होगा, उम्मीद रखता हूं मैं आप सबको पता होगा इसका उत्तर, बंगाल गजट। और आप कह सकते हो ये भारतीय उपमहाद्वीप में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी अखबार था, जो कि 1780 में आया था। किसके द्वारा लाया गया? आयरलैंड के जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, वैश्विक तापमान वृद्धि की 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार करने वाला पहला वर्ष कौन सा बना? तो आंसर होगा 2024। तो 2024 में पृथ्वी का औसत तापमान 1850 से 1900 की तुलना में 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक पाया गया। 2024 में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता 422 भाग प्रति मिलियन के नए उच्च स्तर पर पहुंच गई है। वहीं जलवायु विशेषज्ञों ने चेतावनी भी दी है कि यदि ग्रीन हाउस गैसों में गंभीर कटौती नहीं की गई तो 2050 तक वैश्विक तापमान 2 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर सकता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र, अर्थव्यवस्था और मानव जीवन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। वैसे 2024 में वार्षिक औसत वैश्विक तापमान कितना था? 15.1 डिग्री सेल्सियस, जो अब तक का सबसे गर्म वर्ष बन गया है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। और अगर मैं आपसे पूछूं कि तापमान टेम्परेचर को विशेष डिग्री तक रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपके एग्जाम में साइंस आती है तो इस प्रश्न का उत्तर आपको डेफिनेटली आना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा थर्मोस्टेट। और अभी तो देखो मैं आपको उत्तर बता रहा हूं तो आपको ठीक लग रहा है, लेकिन जब ये प्रश्न एग्जाम में आता है ना तो इसके साथ ऑप्शन भी इस तरह के होते हैं कि अगर आपको या आपने इसको ढंग से नहीं पढ़ के गए ना तो आप कंफ्यूज डेफिनेटली हो गए। आपको सारे उत्तर लगेंगे कि यार सारे ही उत्तर है। मैं कराऊंगा आपको ये प्रश्न अपनी PYQ वाली सीरीज में, तब आप खुद से देखना, आपको सारे ऑप्शन ऐसे लगेंगे अरे यार अगर हम पढ़ के नहीं आते या हमने अभी मॉर्निंग में मैं आपको उत्तर नहीं बताता तो आप डेफिनेटली कंफ्यूज होते। तो काम क्या करता है ये थर्मोस्टेट? ये टेम्परेचर को रिकॉर्ड करता है। मतलब जैसे आपका एयर कंडीशन हो गया, गीजर हो गया, हीटर हो गया, इंडक्शन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, तो उसमें जैसे कि आपने एक टेम्परेचर को
फिक्स कर दिया, उससे ऊपर या नीचे टेम्परेचर जाएगा तो उसको रिकॉर्ड करेगा और उससे ही आपका वो चीज़ें डिवाइस ऑपरेट होती है, वहाँ ये काम आता है। और अगर पूछे कि टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है तो केल्विन होती है, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी जूनियर नेशनल कबड्डी में पुरुष टीम का खिताब किसने जीता, तो आंसर होगा हरियाणा ने। तो अभी ये जो जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप हुई इसका अभी 50वां संस्करण था जो कि उत्तराखंड में हुआ। उत्तराखंड में हरिद्वार के रोशनाबाद स्टेडियम में। इसमें पुरुष टीम में विजेता रहा हरियाणा, उप विजेता रहा मतलब हरियाणा ने किसको हराया, रनर अप कौन रहा, उत्तराखंड। वहीं वुमेन्स टीम में साई गर्ल्स टीम विजेता रही है, हरियाणा की टीम को इन्होंने हराया है, तो ये ध्यान रखना। वैसे आपको याद है अभी जो प्रो कबड्डी लीग 2024 का जो सीजन नंबर 11 हुआ था उसको हरियाणा स्टीलर्स ने ही जीता था पटना पायरेट्स को हरा करके, याद रखना। इस तरह के प्रश्न आते हैं एग्जाम में। और कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 ये इंग्लैंड में होगा। और इसके अलावा वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 कहाँ पर होगा, बिहार में होगा। अच्छा, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है कि नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं एक कबड्डी टीम में, तो 7 प्लेयर होते हैं। अब देखो यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज किया जाए, वैसे तो कबड्डी की एक टीम में टोटल प्लेयर कितने होते हैं, वो 12 होते हैं, लेकिन फील्ड में कितने खेलते हैं, 7 प्लेयर खेलते हैं। और इसी तरह के प्रश्न आपको घुमाया जाता है एग्जाम में, तो आपको प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। और मैं आपको ये भी बता दूं दोनों तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और मैं आपको ये शो भी करूंगा किस किस एग्जाम में किस तरह से प्रश्न बना है, उसकी लैंग्वेज में आपको दिखाऊंगा। देखो इस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, कहाँ बताऊंगा, हमारी जो PYQ वाली सीरीज में जब मैं वीडियो लेकर के आऊंगा जो शाम को आती है वहां पर मैं आपको बताऊंगा। एक बार सिंपल सा पूछा गया कि कबड्डी की टीम में कितने प्लेयर होते हैं, तो 7 आंसर करना है। और एक बार पूछा जाता है कि टोटल, या तो बोल देगा टोटल कितने होते हैं या मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो 12 आंसर करना होगा। क्या लैंग्वेज रही है एग्जाम की वो हम वहां पर देखेंगे। वैसे कबड्डी किस देश का नेशनल स्पोर्ट है, बांग्लादेश का है। वैसे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ कबड्डी की बात करेंगे तो स्थापना होती है 2004 में और हेडक्वार्टर जयपुर राजस्थान में मिल जाएगा। प्रेसिडेंट है विनोद कुमार तिवारी। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अगर आप में से कोई पहली बार नए स्टूडेंट हैं, क्रैक एग्जाम चैनल पे पहली बार करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो अपने बारे में जरूर बताइएगा, सेशन कैसा लगा बताइएगा। हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज है उनके लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अगर आप मुझे बताएंगे कि आप पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं। सेशन अगर आपको अच्छा लगता है, क्योंकि उन वीडियोस से डायरेक्ट अभी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे कि नोबेल पुरस्कार हो गया, कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गए, ये हमने ट्रिकी वीडियो बना रखे हैं, तो वो आप जरूर से देखिए। बाकी अगर सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में से शेयर करके इन वीडियोस को, मुझे मेरी मेहनत को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। बाकी चलो भी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया भारत। फिर पूछा चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग के ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला, 123। और नई खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा टॉप देश बन गया, चाइना। एक बुक आई है हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20, इसको किसने लिखा, अमिताभ कांत। महाकुंभ मेला बीमा इसको शुरू किया ICICI लोम्बार्ड ने फोनपे के साथ मिलकर। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कौन सा संस्थान अपने 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पहली बार झांकी प्रस्तुत करेगा, मौसम विज्ञान विभाग। उसके अलावा ग्राहक अनुभव के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया, मुंबई का जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो। फिर पूछा महिलाओं का अंडर 17 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश प्रतियोगिता 2025 का एकल खिताब जीता है अनाहत सिंह ने। और भारतीय परमाणु संस्थाओं पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा किसने की है, अमेरिका ने। और आखिरी प्रश्न पूछा भारत और तालिबान के बीच पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता कहां पर हुई, दुबई में। चलो भी कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। फिर कल आपसे पूछा था 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया, तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।